तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और प्लांट ग्रुप की जिसका नाम है टेरिडोफाइटा। तो हम यहाँ पर बात करेंगे टेरिडोफाइटा। हमने सबसे पहले एल्गी पढ़ा था, पहला प्लांट ग्रुप, फिर उसके बाद ब्रायोफाइटा पढ़ा था, ये तीसरा प्लांट ग्रुप है। टेरिडोफाइटा सबसे पहले ट्रू लैंड प्लांट्स थे। भाई लैंड के ऊपर में या सॉइल के ऊपर में ब्रायोफाइटा भी आ गए थे, पर वो ट्रू लैंड प्लांट्स नहीं थे। उनके अंदर ना तो रूट थी ना तो वस्कुलर बंडल था। लेकिन यहाँ पर ये जो टेरिडोफाइट्स हैं, दीज आर फर्स्ट ट्रू लैंड प्लांट्स। क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं कि दीज आर ट्रू लैंड प्लांट्स? क्योंकि इनके पास में ट्रू रूट प्रेजेंट है, ट्रू रूट्स प्रेजेंट है और वस्कुलर बंडल्स भी हैं, वस्कुलर टिश्यू भी है, मतलब जाइलम है, यहाँ पर फ्लोएम भी है। ट्रू रूट प्रेजेंट है, यानी कि सॉइल को बहुत अच्छे से कैप्चर कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं और पानी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं सॉइल की डेप्थ से। साथ में जाइलम प्रेजेंट है, जाइलम के होने से ये पानी को ऊपर तक पहुंचा सकते हैं, तो इजीली ये लैंड पर सर्वाइव कर पाएंगे। तो इसीलिए हम इनको फर्स्ट ट्रू लैंड प्लांट्स बुलाते हैं। भले से ये पहले ट्रू लैंड प्लांट्स हैं, लेकिन उसके बाद भी ये भी अभी भी नॉट सक्सेसफुल लैंड प्लांट। ये सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स अभी भी नहीं बन पाए। जब हम इनका लाइफ साइकिल देखेंगे तो बताएंगे कि क्यों ये सक्सेसफुल नहीं है। लेकिन फर्स्ट ट्रू लैंड प्लांट्स इन्हीं को बुलाया जाता है। ठीक है, अब इनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन लाइफ साइकिल देखेंगे तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। पहला इनका चलते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो मेन बॉडी टेरिडोफाइट्स की होती है वो डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक बॉडी होती है। जैसे मेन बॉडी अगर ब्रायोफाइटा की देखें तो वहां पर हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक बॉडी मेन बॉडी थी। यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पे उल्टा हो जाता है। यहाँ पे जो इनकी मेन बॉडी है दैट इज स्पोरोफाइट, स्पोर प्रोड्यूसिंग डिप्लॉइड बॉडी, ये मेन बॉडी होती है। और जो स्पोरोफाइट इनकी मेन बॉडी होती है, इट इज वेल डिफरेंशिएटेड, इट इज वेल डिफरेंशिएटेड। इसमें सारे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि यहाँ पे ट्रू रूट प्रेजेंट होगा, ट्रू स्टेम प्रेजेंट होगा और ट्रू लीफ प्रेजेंट होगा। तीनों चीज़ें प्रेजेंट होती हैं यहाँ पे, ट्रू रूट भी, ट्रू स्टेम भी, ट्रू लीफ भी। जबकि अगर हम ब्रायोफाइटा की बात करें तो वहाँ पर कोई भी स्ट्रक्चर ट्रू फॉर्म में नहीं बन रहा था। वहाँ तो सारे बस रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर थे। यहाँ पर ट्रू फॉर्म में बनते हैं। मतलब अगर ये यहाँ पर बनाएं तो ये आपको रूट भी दिखाई देगी। यहाँ पर स्टेम है, स्टेम में नोड्स और इंटरनोड्स हैं। नोड्स वो रीजन जहाँ पे लीफ अराइज कर रही हैं और इंटरनोड्स दो बीच वाले रीजन। तो ये हमारी नोड्स हैं और नोड्स के ऊपर क्या लगी हुई है, लीफ, और ये इंटरनोड बीच बीच में। तो ये स्टेम हो गया। तो इसमें तीनों स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। इनके स्ट्रक्चर में कुछ मॉडिफिकेशन भी देखने को मिलते हैं ताकि इनमें एडिशनल बेनिफिट मिल सके। जैसे कि अगर इनके अंदर हम ड्रॉ करें तो ये तो एरियल स्टेम है जिसमें लीफ लगी हुई है। तो ये एरियल स्टेम है जो ऊपर की तरफ है, जिसमें पत्ते जुड़े हुए हैं नोड्स पर जिसके। पर कुछ पार्ट स्टेम का अंडरग्राउंड भी होता है, अंडरग्राउंड स्टेम भी होती है जिसको राइजोम बुलाते हैं। राइजोइड नहीं है, ये राइजोम है, ये अंडरग्राउंड स्टेम है। इस अंडरग्राउंड स्टेम का काम होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। अगर कभी अनफेवरेबल टाइम में या फिर कोई हर्बीवोर इस वाले पोर्शन को खराब कर देता है, इसको खत्म कर देता है, तो अंडरग्राउंड पोर्शन जो राइजोम है ये दोबारा से इसको रीजनरेट कर देगा। तो इसका काम होता है अनफेवरेबल टाइम को या हर्बीवोर्स के जो फीडिंग हैबिट है उससे अपने आप को रीजनरेट करवाना, वापस से डेवलप करवा देना। जैसे स्टेम दो तरह की है, एरियल स्टेम और राइजोम, वैसे ही रूट भी दो तरह की होती है। एक रूट होती है ट्रू रूट, जो यहाँ पर
स्टेम के बिल्कुल नीचे से निकल रही होगी, दैट इज ट्रू रूट। ट्रू रूट्स के अलावा नोड्स से कुछ लीव्स रूट्स अराइज कर रही होती हैं, जिनको हम बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट। तो ये जो रूट्स हैं जो स्टेम के बेस से अराइज ना होकर के नोड से अराइज कर रही हैं, इनको बोलते हैं एडवेंटिशियस। एडवेंटिशियस यानी एबनॉर्मल, जहाँ से ओरिजिनेट होना चाहिए वहाँ से अगर ओरिजिनेट ना हो तो उसको बोलते हैं एडवेंटिशियस। ये नॉर्मल रूट है और ये एडवेंटिशियस रूट। तो दोनों तरह की रूट हमें देखने को मिल जाती है। तो रूट भी दो तरह की होती हैं, एक नॉर्मल और एक एडवेंटिशियस। लीफ की बात करें तो लीफ भी दो तरह का होता है। लीफ की अगर बात करें तो लीफ भी दो तरह का होता है, एक होता है ट्रोफोफिल्स और एक होता है स्पोरोफिल्स। क्या फर्क होता है वो समझते हैं। देखो, ट्रोफोफिल्स जो हैं वो नॉर्मल फोटोसिंथेटिक लीव्स हैं, ये सिर्फ फोटोसिंथेसिस करते हैं। ये नॉर्मल फोटोसिंथेसिस करते हैं, खाना बनाते हैं। लेकिन जो स्पोरोफिल्स हैं वो स्पेशल टाइप की लीव्स हैं, जिनको हम रिप्रोडक्टिव लीव्स बोलते हैं, क्योंकि ये इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाने में मदद करती है। स्पोरोफिल्स के ऊपर स्पोरेंजियम लगे होते हैं। जैसे मान लो अगर हम इसको एक स्पोरोफिल मान लें, तो इसको जब यहाँ ड्रॉ करोगे तो इसके नीचे वाली साइड पे ऐसे गोल गोल स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेंगे। ये इस स्पोरोफिल के नीचे की साइड पे, अबेक्सियल साइड पे, नीचे वाली साइड को बोलते हैं अबेक्सियल साइड। क्या दिखाई पड़ेंगे? बहुत सारे छोटे छोटे स्पोरेंजियम दिखाई देंगे। तो ये सारे क्या हैं? स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम ऐसे सैक हैं या ऐसे बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिनके अंदर स्पोर का प्रोडक्शन होता है। तो ये स्पोरेंजियम है, ये सारे स्पोरेंजियम्स हैं। अच्छा, स्पोरेंजियम भी कई बार क्या करते हैं, क्लस्टर होके एक अलग सा स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसको बोलते हैं सोराए। अगर स्पोरेंजियम क्लस्टर हो जाए तो स्पोरेंजियम क्लस्टर होके एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं सोराए। ये पूरा स्पोरेंजियम का क्लस्टर क्या है? सोराए, सोरस। तो बहुत सारे सोराए, सोरस इस पे लीफ पर लगे होते हैं, ये सोरस है, मतलब यहाँ पे बहुत सारे स्पोरेंजियम ऐसे लगे हुए हैं। तो स्पोरोफिल का क्या काम है? स्पोरोफिल के अंदर स्पोरेंजियम प्रेजेंट होते हैं उसके एबैक्सियल सरफेस पे, नीचे वाली सरफेस पे, और इन स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर प्रोडक्शन होगा। जबकि ट्रोफोफिल्स नॉर्मल लीव्स हैं, इनमें स्पोर प्रोडक्शन नहीं होता। और ये जो स्पोर होते हैं यही अल्टीमेटली जाकर के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टार्ट करेंगे। तो ये रिप्रोडक्टिव लीव्स हो गई जिनके नीचे स्पोरेंजियम लगा हुआ है, और जिनके स्पोरेंजियम नहीं लगा हुआ दे आर ट्रोफोफिल्स, वेजिटेटिव लीव्स। तो दो तरह की लीव्स भी हो गई। तो दो तरह की स्टेम देख ली हमने, एरियल, अंडरग्राउंड। दो तरह की रूट देख ली, नॉर्मल और एडवेंटिशियस। और दो तरह की लीफ देख ली, ट्रोफोफिल्स और स्पोरोफिल्स। इन सारे स्ट्रक्चर्स में, चाहे वो स्टेम हो, रूट हो या लीफ हो, हर जगह हमें क्या देखने को मिलेगा? वस्कुलर टिश्यूज। सारे स्ट्रक्चर में वस्कुलर टिश्यू मिलेगा, मतलब जाइलम भी मिलेगा प्लस फ्लोएम भी मिलेगा। इसीलिए ये ट्रू स्ट्रक्चर्स हैं। यहाँ पर जैसे वस्कुलर टिश्यू है, बाकी भी टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेंगे इन सारे स्ट्रक्चर में। अदर टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन भी देखने को मिलेगा। तो अगर आप इसको काटोगे तो सारे के सारे जो टिश्यू होने चाहिए एक रूट में, एक स्टेम में और लीफ में, वो सब कुछ मिलेगा। इसीलिए हम इनको ट्रू स्ट्रक्चर बोलते हैं, ट्रू लीफ, ट्रू रूट और ट्रू स्टेम। अब बात करते हैं इनके हैबिटाट की। जो इनका हैबिटाट है वो बहुत यूनिक है। जो इनका हैबिटाट है वो यूनिक। अब देखो यहां पर क्या है, सिंपल सा, रूट प्रेजेंट है, बिल्कुल। क्या जाइलम प्रेजेंट है? बिल्कुल। जाइलम भी प्रेजेंट है, रूट भी प्रेजेंट है। अगर एक किसी प्लांट में जाइलम और रूट दोनों प्रेजेंट है तो आप समझ सकते हो कि क्या वो नॉर्मल सॉइल में, ड्राई कंडीशन में सर्वाइव कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है भाई, वो तो पानी ऑब्जॉर्ब कर लेगा, वो तो सॉइल को पकड़ के भी रखेगा। तो दिमाग में ये आना चाहिए कि ये पूरी तरह से सॉइल में मिलना चाहिए, लैंड पर मिलना चाहिए। पर ऐसा नहीं होता है। ज़्यादातर मोस्ट ऑफ टाइम ये कहाँ पर मिलते हैं? मॉइस्ट शेडी प्लेसेस। अभी भी ये कहाँ पर पाए जा रहे हैं?
ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन इनका कहाँ पर दिखाई पड़ता है? दे आर फाउंड इन द कूल मॉइस्ट डैम्प प्लेसेस। इनको क्या ज़रूरत है कूल डैम्प मॉइस्ट प्लेसेस में? ब्रायोफाइट का तो समझ में आता है क्योंकि उसके पास में रूट नहीं था, उसके पास में वस्कुलर बंडल नहीं था, जाइलम नहीं था, वो तो ठीक है, पर ये क्यों यहाँ पर मिलता है? क्योंकि इसका जब रिप्रोडक्शन हम समझेंगे तो इसके रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर्टिकुलरली, वो पानी के बिना नहीं हो सकता। तो ये सॉइल में भले से सर्वाइव कर भी ले, पर रिप्रोडक्शन के लिए तो पानी चाहिए। तो इसीलिए ये अभी भी जो इनका हैबिटाट है वो लिमिटेड है वाटरी एरियाज़ में, या पानी के जो आसपास एरियाज़ होते हैं जहाँ पे मॉइस्चर बना रहता है वहाँ पर ही लिमिटेड है। कुछ ऐसे मेंबर्स होते हैं ज़रूर, सम मेंबर्स ऐसे भी होते हैं जो सैंडी सॉइल कंडीशन में, रेगिस्तान वगैरह में भी सर्वाइव कर सकते हैं जहाँ पानी कमी हो, उनके अंदर स्पेशल मॉडिफिकेशंस फिर चाहिए रहते हैं। क्योंकि इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वाटर की अभी भी ज़रूरत है, इसीलिए ये सक्सेसफुल लैंड प्लांट नहीं माने जा सकते, नॉट सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स। और वाटर की इतनी ज़रूरत है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंप्लीट करने के लिए, इसीलिए इनका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत लिमिटेड रहेगा। ये पानी के आसपास ही अपना डिस्ट्रीब्यूशन रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा ये नेचर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाए अपने आप को, और ना तो सक्सेसफुल लैंड प्लांट बन पाए। समझते हैं इनका रिप्रोडक्शन कैसे होता है, क्योंकि रिप्रोडक्शन इनको वाटर की ज़रूरत है और इनका डिस्ट्रीब्यूशन भी इसकी वजह से लिमिटेड है। तो रिप्रोडक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। रिप्रोडक्शन, जो रिप्रोडक्शन है वो, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, वो पानी पर डिपेंडेंट ऑन वाटर। अब वाटर पर डिपेंडेंट है वो ठीक है, पर होता कैसे वो समझो। देखो इनका जो मेन प्लांट बॉडी था वो क्या था? स्पोरोफाइट। ये मेन प्लांट बॉडी है, ऐसा कुछ दिखता है, जिसको बोलते हैं स्पोरोफाइट 2n स्टेज। स्पोरोफाइट इसलिए क्योंकि यहाँ पर मियोसिस होगा, मियोसिस से स्पोर बनेगा। पर स्पोर बनेगा कहाँ पे? स्पोर बनता है कुछ स्पेशल लीफ में, जिसको हमने पहले ही बता दिया है, स्पोरोफिल्स। जो 2n लीव्स हैं स्पोरोफिल्स हैं, रिप्रोडक्टिव लीव्स। रिप्रोडक्टिव लीव्स के अंदर में स्पोरेंजियम प्रेजेंट होता है। इसके पीछे साइड पे क्या प्रेजेंट होता है? स्पोरेंजियम। और इन्हीं स्पोरेंजियम के अंदर में भरी होती हैं स्पोर मदर सेल, बहुत सारी स्पोर मदर सेल। ये है स्पोर मदर सेल, जो कि 2n स्टेज में होगी, क्योंकि पूरा स्पोरोफाइट ही डिप्लॉइड है तो स्पोर मदर सेल भी डिप्लॉइड होगी। अब इन स्पोर मदर सेल के अंदर में होता है मियोसिस डिवीजन, और मियोसिस के बाद में ये बनाती हैं हैप्लॉइड स्पोर्स। हैप्लॉइड स्पोर प्रोडक्शन करते हैं। ये स्पोर स्पोरेंजियम के बाहर आएंगे भाई, जैसे ही स्पोरेंजियम रप्चर होगा तो हवा से ये मूव करते हुए उड़ेंगे, यहाँ से ये रप्चर हो जाएगा और स्पोर हवा के थ्रू मूव करेंगे, जाकर सॉइल पे लैंड करेंगे। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी तो ये यहाँ पर जर्मिनेट करता है, और जर्मिनेट करके क्या बना देता है? जर्मिनेट करके एक गैमेटोफाइट बना देता है। यहाँ पे एक गैमेटोफिटिक स्टेज बना देता है, हैप्लॉइड स्टेज। ये जर्मिनेट करता है और जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट बना देता है, हैप्लॉइड स्टेज। और इस गैमेटोफाइट पे सेक्स ऑर्गन डेवलप करेंगे। सेक्स ऑर्गन यानी एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम। एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम मेल और फीमेल गैमीट्स बनाएंगे रेस्पेक्टिवली। वो फ्यूज करेंगे, फ्यूज करके जाइगोट बनेगा। जाइगोट मैच्योर होकर के स्पोरोफाइट बनाएगा। तो ये इनकी बेसिक लाइफ साइकिल है जो हमने यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ कर दिया। अभी इसमें लाइफ साइकिल में काफ़ी मॉडिफिकेशंस है, अभी तो हमने सिर्फ एक सिंपल लाइफ साइकिल बना दी। अच्छा, इस लाइफ साइकिल में ध्यान दो तो एक स्पोरोफाइट प्रेजेंट है। देखो स्पोरोफाइट प्रेजेंट है क्या?
ये स्पोरोफाइट प्रेजेंट है, डिप्लॉयड स्टेज, ये पूरा का पूरा क्या है, स्पोरोफाइट, जो कि मल्टी सेल्यूलर फॉर्म में है, फोटोसिंथेटिक है, इंडिपेंडेंट है। क्या यहाँ पे ब्रायो गैमेटोफाइट भी है? हाँ, गैमेटोफाइट हैप्लॉइड है, मल्टी सेल्यूलर है, लेकिन ये भी इंडिपेंडेंट है। ना तो स्पोरोफाइट डिपेंडेंट है गैमेटोफाइट के ऊपर, ना तो गैमेटोफाइट डिपेंडेंट है स्पोरोफाइट के ऊपर में। दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है, दोनों सॉइल में खुद इंडिपेंडेंट सर्वाइव करते हैं। तो इस तरह की लाइफ साइकिल है हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ट्रू ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। यहाँ पे हमें कौन सी लाइफ साइकिल दिखाई पड़ती है टेरिडोफाइट्स में? हैप्लोडिप्लॉन्टिक और ट्रू ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्यों ट्रू ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है? क्योंकि यहाँ पर जो स्पोरोफाइट है वो भी इंडिपेंडेंट होता है और जो गैमेटोफाइट होता है वो भी इंडिपेंडेंट होता है। ये दोनों ही इंडिपेंडेंट फॉर्म में होते हैं, तो इसको बोलते हैं ट्रू ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। डिप्लॉइड फोर्स हैप्लॉइड फेज के साथ अल्टरनेट करती है और दोनों इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर कोई भी डिपेंड नहीं कर रहा है। तो टेरिडोफाइटा इकलौता ऐसा ग्रुप है पूरे प्लांट किंगडम में जो ट्रू ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दिखाता है, जहाँ पे दोनों फॉर्म्स एक दूसरे के इंडिपेंडेंट हैं। अगर इससे पहले हम एल्गी की बात करें तो एल्गी के अंदर स्पोरोफाइट बन ही नहीं रहा था, वहाँ तो स्पोरोफाइट बनता ही नहीं है, सिर्फ गैमेटोफाइट होता है। फिर अगर ब्रायोफाइटा की बात करें तो वहाँ पर गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट दोनों बनता है, पर स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट था। फिर अगर हम टेरिडोफाइट्स के आगे की बात करेंगे, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म की, तो वहाँ पे केस रिवर्स हो जाएगा, वहाँ पे गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन टेरिडोफाइटा इकलौता ऐसा ग्रुप है ना तो जहाँ पे स्पोरोफाइट किसी पे डिपेंडेंट है और ना ही गैमेटोफाइट किसी पर डिपेंडेंट है। इसको बोलते हैं ट्रू ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब स्पोरोफाइट्स भी, जो टेरिडोफाइट का स्पोरोफाइट होता है वो दो तरह का होता है, बेस्ड ऑन कितने तरह के स्पोर वो बना रहा है, टाइप ऑफ स्पोर्स। अगर उसकी लाइफ में अगर उसका स्पोरोफाइट सारे के सारे स्पोर एक जैसे बनाए तो उसको बोलते हैं होमोस्पोरस स्पीसीज, मतलब सारे स्पोर्स कैसे हैं, एक जैसे। लेकिन अगर सारे स्पोर अलग अलग तरह के स्पोर बने, दो अलग अलग टाइप के स्पोर बने, दो डिफरेंट टाइप के स्पोर बने, तो देन इट इज कॉल्ड एज हेट्रोस्पोरस स्पीसीज। होमोस्पोरस में क्या होगा? ऑल सेम टाइप स्पोर, एक ही तरह के सारे स्पोर बने। यहाँ पे दो डिफरेंट स्पोर बने, तो ये दो अलग अलग कंडीशंस हैं। जो दो डिफरेंट स्पोर बनते हैं, इसमें एक बड़ा स्पोर बनता है मेगा स्पोर और एक छोटा स्पोर बनता है माइक्रो स्पोर। तो ये मेगा स्पोर होता है और एक माइक्रो स्पोर होता है। अब जो दोनों टाइप की स्पीसीज हैं, होमोस्पोरस स्पीसीज, होमोस्पोरस टेरिडोफाइट, इनका लाइफ साइकिल अलग तरीके से चलता है। और जो हेट्रोस्पोरस स्पीसीज होती हैं, इनका लाइफ साइकिल, इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो अलग तरीके से चलता है। इन दोनों का लाइफ साइकिल हम अलग अलग ड्रॉ करने वाले हैं, पहले होमोस्पोरस स्पीसीज और फिर हेट्रोस्पोरस स्पीसीज। ज़्यादा कौन सी मिलती है नेचर में टेरिडोफाइट्स में? होमोस्पोरस, ये ज़्यादा होती हैं। कुछ मेंबर्स हेट्रोस्पोरस भी होते हैं। और हेट्रोस्पोरस जो टेरिडोफाइट्स होते हैं, वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट इवोल्यूशनरी स्टेप भी परफॉर्म होता है, जिसको हम सीड हैबिट का प्रिकर्सर बोलेंगे। आगे चलकर सीड बनना है, लेकिन सीड अभी तक तो कहीं नहीं था। तो सीड बनना सबसे पहले अगर उसका कुछ प्रिमिटिव आइडिया मिलता है तो वो हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स के अंदर मिलता है। एक एक करके इनकी लाइफ साइकिल समझते हैं। तो पहले बात करते हैं होमोस्पोरस टाइप के जो टेरिडोफाइट्स हैं। तो होमोस्पोरस टेरिडोफाइट यहाँ पे एक स्पोरोफाइट है और ये स्पोरोफाइट सिंगल तरह का स्पोर बनाएगा, एक ही स्पोर बना सकता है। तो सारे के सारे स्पोर एक ही जैसे हैं। ये स्पोर जो है वो सॉइल में गिरेगा और जैसे ही फेवरेबल टाइम मिलेगा तो ये सॉइल में जर्मिनेट करता है और जर्मिनेट करके एक इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइटिक स्टेज बना देता है। जो गैमेटोफाइटिक स्टेज बनती है ना टेरिडोफाइट्स के अंदर, उसका शेप और कैरेक्टरिस्टिक बहुत यूनिक होते हैं। वो कुछ इस तरह का दिखाई पड़ता है, ऐसे। ये गैमेटोफाइटिक स्टेज है, हैप्लॉइड स्टेज। अब इसका जो गैमेटोफाइट होता है ना टेरिडोफाइट का, उसके लिए हर वो चीज़ सही है जो तुमने लिवर वर्ड्स के लिए पढ़ी होगी।
मतलब इसकी बॉडी कैसी है, इसकी बॉडी है थैलॉइड। थैलॉइड होने के साथ में डॉर्सी वेंट्रल चपटी फॉर्म में ऐसे पड़ा रहता है। इसके पास में राइजोइड्स होते हैं, ये राइजोइड्स जो इसको सॉइल से कनेक्ट करके रखेंगे, चिपका के रखेंगे। बहुत ही छोटा होता है, मल्टी सेल्यूलर, बट बहुत स्मॉल होता है। बहुत ही कम सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इनकॉन्स्पिक्यूअस, अगर ध्यान से देखोगे नहीं तो दिखाई भी नहीं देगा सॉइल में। और बाइसेक्सुअल मतलब मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों यहाँ पर डेवलप करने वाले हैं। इसका जो शेप है वो ध्यान से देखें तो हार्ट शेप होता है। इस तरह की सारी कंडीशन इसके लिए फुलफिल होती हैं। अब क्योंकि ये थैलॉइड है और इसके पास में कोई जाइलम और फ्लोएम भी नहीं है, गैमेटोफिटिक स्टेज में कभी भी जाइलम और फ्लोएम नहीं होता, तो इसके पास क्या जाइलम और फ्लोएम है? नहीं, जाइलम और फ्लोएम भी नहीं है इसके पास। थैलॉइड बॉडी है, सिंपल बॉडी है, तो ये कहाँ पर ग्रो कर सकता है? इसको ग्रो करने के लिए मॉइस्ट डैम्प सॉइल चाहिए। इसको ग्रो करने के लिए कैसी कंडीशन चाहिए? मॉइस्ट शेडी कंडीशन। जैसा हमारे लिवरवर्ट्स को चाहिए था ना, वो सब कुछ इसके लिए सही है। जहाँ पे मॉइस्ट कंडीशन बनेगी सिर्फ वहीं पर ये सर्वाइव कर सकता है। ये भी एक रीज़न है कि टेरिडोफाइट्स क्यों पानी के आसपास पाए जाते हैं, क्योंकि इनका गैमेटोफिटिक स्टेज, स्पोरोफाइट तो नॉर्मल कंडीशन में भी सर्वाइव कर लेगा, ड्राई कंडीशन में भी, जो गैमेटोफाइट है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ये सारी कंडीशन जिस गैमेटोफाइट के लिए एप्लीकेबल होती है उसको बोलते हैं प्रोथैलस। तो ये जो हार्ट शेप छोटा सा मल्टी सेल्यूलर ग्रीन फोटोसिंथेटिक इंडिपेंडेंट, भले से छोटा है बट इंडिपेंडेंट है, ऐसा गैमेटोफाइट कहलाता है प्रोथैलस। प्रोथैलस के अंदर में फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनियम भी बनता है और मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम भी बनता है। तो यहाँ पर दोनों सेक्स ऑर्गन्स हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनियम और मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम। फीमेल सेक्स ऑर्गन में एग बन रहा है और मेल सेक्स ऑर्गन में मोटाइल मेल गैमीट, जिनको हम एंथीरोजॉइड बोलते हैं, बाइफ्लैजेलेटेड एंथीरोजॉइड। अब एंथीरोजॉइड पानी के थ्रू मूव करते हैं, जैसा बिल्कुल लिवरवर्ट्स के अंदर देखा था हमने, पानी के थ्रू मूव करते हैं और पानी के थ्रू मूव करके फीमेल गैमीट तक पहुंचते हैं। फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होगा? फीमेल गैमीट, फीमेल बॉडी के अंदर। मतलब अगर फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होने वाला है? फर्टिलाइजेशन आर्चिगोनियम में होता है, आर्चिगोनियम में ही जाइगोट बन जाता है। अब ये जो जाइगोट है, डिप्लॉइड स्टेज, ये माइटोसिस करता है, जर्मिनेट करता है और जर्मिनेट करके एक नया स्पोरोफाइट डेवलप कर देगा। तो यही जर्मिनेट करके क्या बना देगा? नया स्पोरोफिटिक बॉडी ये डेवलप कर देगा, डिप्लॉइड स्पोरोफाइट बॉडी। इस गैमेटोफाइट का क्या होगा जो ये बचा है? ये बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होता है। गैमेटोफाइट ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा लंबा लिव्ड होता है, ये बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होता है। जाइगोट बनने के बाद में ये डिग्रेड हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो ये वैसे भी खत्म हो जाता है, बचता नहीं है। जो बचता है हमारे पास में वो सिर्फ और सिर्फ क्या बचता है? स्पोरोफाइट हमें बचता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो ये इनकी पूरी लाइफ साइकिल। हम अगर यहाँ से इसको छोटा करके थोड़ा दिखाएं तो ये देखो, स्पोरोफाइट था, स्पोरोफाइट ने एक सिंगल स्पोर बनाया, सॉइल में जाकर के बाइसेक्सुअल गैमेटोफाइट बना जो हार्ट शेप का है, इंडिपेंडेंट है, बट बहुत छोटा है। मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन उस पर दोनों डेवलप करते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन में एंथीरोजॉइड बनते हैं जो पानी के थ्रू मूव करते हैं और फीमेल आर्चिगोनिया तक जाते हैं। फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन ऊगेमस टाइप का है, मतलब आर्चिगोनियम के अंदर ही फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जाइगोट आर्चिगोनियम में ही बन जाएगा। जैसे ही जाइगोट बनता है, जाइगोट डिवाइड करना स्टार्ट करता है, जो बाकी का थैलस है, जो गैमेटोफाइट था, वो डिग्रेड हो जाता है, खत्म हो जाता है। और जो थैलस है वो जर्मिनेट करके क्या बना देता है? स्पोरोफिटिक बॉडी, डिप्लॉइड स्पोरोफाइट वापस से बना देता है। तो ये होमोस्पोरस स्पीसीज में लाइफ साइकिल है। स्पोरोफाइट ज़्यादा टाइम के लिए दिखाई देता है, गैमेटोफाइट छोटे टाइम के लिए दिखाई देता है, पर रहता ये इंडिपेंडेंट है। भले से छोटा है लेकिन है फोटोसिंथेटिक इंडिपेंडेंट। ये बात होती है होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स की। जो हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट है उनके अंदर में केस और कॉम्प्लेक्स हो जाता है। जो हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स है वहाँ पे केस और कॉम्प्लेक्स हो जाता है।
हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट पहली बात तो है भी कम और उनका केस भी अलग होता है। जो हेटेरोस्पोरस स्पीसीज है उनका एग्जाम्पल याद रख लेंगे, सेलेजिनेला, सबसे इंपॉर्टेंट तो सेलेजिनेला ही याद रखना है आपको, और साल्विनिया, दो याद रख लीजिए, सेलेजिनेला एंड साल्विनिया, बाद में और भी बता देंगे, अभी तो जो एनसीईआरटी में दो मेंशन्ड है वो याद रख लीजिए, सेलेजिनेला एंड साल्विनिया। यहाँ पर दो अलग अलग तरह के स्पोर बनते हैं, एक मेगास्पोर और एक माइक्रोस्पोर। जो माइक्रोस्पोर है वो फीमेल गैमीटोफाइट बनाएगी जर्मिनेट करके, और जो माइक्रोस्पोर है वो मेल गैमीट बनाएगा जर्मिनेट करके। दोनों अलग अलग तरह के स्पोरोफिल पे जर्मिनेट करते हैं। मान लो ये एक स्पोरोफिल है, यहाँ पर मेगास्पोरेंजियम है, ये क्या है, मेगास्पोरेंजियम, हमने थोड़ा बड़ा करके दिखा रखा है। ये यहाँ पे दूसरा तरह का स्पोरेंजियम है जिसका नाम है माइक्रोस्पोरेंजियम, इसका नाम है माइक्रोस्पोरेंजियम। ये अलग अलग स्पोरोफिल पर लगे हुए हैं, दूसरे स्पोरोफिल पे लगा हुआ है, दूसरे पत्ते पे लगा हुआ है, दूसरे पत्ते पे लगा हुआ है। इनके अंदर में स्पोर बनता है, मेगास्पोरेंजियम में बनता है मेगास्पोर, बड़े साइज का स्पोर, और माइक्रोस्पोरेंजियम में बनते हैं छोटे छोटे स्पोर, छोटे साइज के स्पोर। तो मेगास्पोरेंजियम में बड़ा स्पोर बनता है और माइक्रोस्पोरेंजियम में छोटा स्पोर बनता है। मेगास्पोर जो है, ये जो मेगास्पोर है, ये मेगास्पोरेंजियम के बाहर नहीं जाएगा, ये मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही जर्मिनेट कर जाएगा और फीमेल गैमीटोफाइट अंदर ही बना देगा। मतलब कुछ ऐसे, ये मेगास्पोरेंजियम पर ही लगा रहेगा, ज़्यादा बड़ा बन गया, मेगास्पोरेंजियम पर ही लगा है और मेगास्पोर अंदर ही जर्मिनेट कर जाता है, जर्मिनेट करके गैमीटोफाइट बना देता है। जो फीमेल गैमीटोफाइट है वो यहाँ पर ही बन जाएगा। ये फीमेल गैमीटोफाइट है। फीमेल गैमीटोफाइट के ऊपर में आर्चिगोनियम लगा हुआ है, ये है आर्चिगोनियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन, जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो लगा हुआ है। मतलब ये एंडोजिनस जर्मिनेशन कर रहा है, एंडोजिनस जर्मिनेशन, ये बाहर आ जाएगी। मेल स्पोर या फिर माइक्रोस्पोर के साथ में कंडीशन अलग है। माइक्रोस्पोर बाहर जाएगा, माइक्रोस्पोर बाहर निकलता है, सॉइल में गिरता है और सॉइल में जर्मिनेट करके एक थैलस फॉर्मेशन करता है। पर ये जो थैलस है, ये देखने में भले से आपको लग रहा होगा कि प्रोथैलस है, बट ये प्रोथैलस नहीं कहलाता है क्योंकि ये यूनिसेक्सुअल है। इसके पास राइजोइड होते हैं, ये फोटोसिंथेटिक होता है, मल्टी सेलुलर छोटा सा होता है, पर ये प्रोथैलस नहीं कहलाया जा सकता क्योंकि ये यूनिसेक्सुअल है। इसके पास सिर्फ और सिर्फ मेल सेक्स ऑर्गन डेवलप करेंगे, एंथ्रीडियम डेवलप करते हैं। और ये एंथ्रीडियम क्या बनाते हैं, मोटाइल मेल गैमीट्स एंथीरोजॉइड का प्रोडक्शन करते हैं। तो ये हमारे पास में राइजोइड होता है, फोटोसिंथेटिक होता है, इंडिपेंडेंट होता है, पर यूनिसेक्सुअल है। अब फीमेल गैमीट जो है वो फीमेल स्पोरेंजियम पर, फीमेल स्पोरोफाइट पर जो मेन बॉडी थी इनकी 2n बॉडी, वहीं पर लगी हुई है, वो बाहर निकली ही नहीं। लेकिन मेल जो गैमीटोफाइट था वो तो बाहर निकल गया, वो तो सॉइल में आ गया। अब फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, फिर से फर्टिलाइजेशन पानी की मदद से। जो गैमीट है, जो मोटाइल गैमीट है, वो पानी की मदद से, मॉइस्चर की मदद से स्पोरोफाइट पे होता हुआ धीरे धीरे आर्चिगोनियम के माउथ तक पहुंच जाएगा। फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, फर्टिलाइजेशन oogamous टाइप मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही होगा। देखो फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हो रहा है, ये मेगास्पोरेंजियम है, मेगास्पोरेंजियम के अंदर में ये फीमेल गैमीटोफाइट है, फीमेल गैमीटोफाइट के ऊपर ये आर्चिगोनियम लगा हुआ है और फर्टिलाइजेशन जो मेल गैमीट यहाँ पर आ गया था यहीं पर होगा। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होगा, मेगास्पोर के अंदर फीमेल बॉडी के ऊपर ही फर्टिलाइजेशन होगा। अब आपको ध्यान आ रहा होगा, फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होना ये बहुत एडवांस्ड फीचर है। जो एडवांस्ड मेंबर्स होते हैं ना, चाहे एडवांस्ड एनिमल्स की बात करें, एडवांस्ड प्लांट्स की बात करें, वहाँ पर ये दिखाई देता है। तो यहाँ पर भी फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर होता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद में क्या बनता है, एम्ब्रियो। भाई जाइगोट बनता है, जाइगोट डिवाइड करेगा, जाइगोट जो 2n स्टेज है वो डिवाइड करेगा, डिवाइड करके क्या बनाएगा, एम्ब्रियो।
एम्ब्रियो भी कहाँ बनेगा? एम्ब्रियो भी इसी पर बनेगा। ये जो एम्ब्रियो बन रहा है ये एम्ब्रियो भी कहाँ पर बनेगा? मेगास्पोरेंजियम के अंदर में, फीमेल बॉडी के ऊपर, फीमेल बॉडी के अंदर ही बनेगा। बट एट लास्ट क्या होता है, जब एम्ब्रियो जर्मिनेट होने लग जाता है तो ये एम्ब्रियो यहाँ पर बड़ा नहीं हो पाएगा। एम्ब्रियो पूरी तरह से डेवलप नहीं करेगा, यहाँ पे जर्मिनेट नहीं कर सकता। एम्ब्रियो क्या होता है फिर, डेवलप होके बाहर आ जाता है। ये रप्चर हो जाता है मेगास्पोरेंजियम, और मेगास्पोरेंजियम रप्चर होने के बाद में ये एम्ब्रियो आउटसाइड निकल जाएगा, जाएगा सॉइल में गिरेगा, और सॉइल में जर्मिनेट करके नया स्पोरोफाइट बनाएगा। ये सॉइल में जर्मिनेट करके नया स्पोरोफाइट बनाने वाला है। तो ये बहुत यूनिक कंडीशन है, यहाँ पर ध्यान से देखो। तो ये अलग है, होमोस्पोरस स्पीसीज से अलग है। यहाँ पर फीमेल गैमीट बाहर नहीं आती, वहीं पर मेगास्पोरेंजियम पे ही रिटेन रहती है, वहीं पर जर्मिनेट कर जाती है। फीमेल गैमेटोफाइट वहीं पर बन जाता है, मेल गैमेटोफाइट बाहर आता है, वहाँ जाता है। फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर ही हो जाता है, फिर जाइगोट भी वहीं बनता है, एम्ब्रियो भी वहीं बनता है। अगर एम्ब्रियो फीमेल गैमीट स्पोरोफाइट के अंदर बन रहा हो, अगर कोई ऐसा प्लांट है जहाँ पर जो एम्ब्रियो डेवलप करे वो फीमेल स्पोरोफाइट के अंदर डेवलप करे, जो फीमेल स्पोरोफाइट है उसी के अंदर एम्ब्रियो बने और उसी के अंदर रहे, तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हो सीड। जो हायर प्लांट्स का फीचर है, जो आगे हम पढ़ने वाले हैं, कि एम्ब्रियो बनेगा और एम्ब्रियो सीड के अंदर ही रहेगा, फीमेल स्पोरोफाइट के अंदर ही रहेगा हमेशा, जर्मिनेट भी अंदर ही करेगा, तो इसको बोलते हैं सीड। पर यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, देखो एम्ब्रियो बना तो स्पोरोफाइट के अंदर है फीमेल, बट बनने के बाद वो बाहर आ जाता है, वो अंदर रहता नहीं है, जर्मिनेट नहीं करता। तो यहाँ पे सीड बनना शुरू तो हुआ था। जो सीड हैबिट है, सीड नेचर है, वो इनिशियल स्टेज में डेवलप तो हुआ है, पर वो आगे कंटिन्यूस नहीं रह पाया। तो यहाँ पर प्रिकर्सर दिखाई पड़ता है हमें, जो सीड हैबिट है उसका इनिशियल फॉर्म या फिर उसका प्रिकर्सर फॉर्म दिखाई पड़ता है। तो इसी को बोलते हैं कि जो टेरिडोफाइट्स होता है, पर्टिकुलरली हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स, वहाँ पर हमें सीड हैबिट का प्रिकर्सर दिखाई पड़ता है, इनिशियल स्टार्टिंग दिखाई पड़ती है, जो कि आगे चल के कंटिन्यू होगी और हायर प्लांट्स में और ज़्यादा डेवलप हो जाएगी। तो ये हमने दोनों लाइफ साइकिल बात कर ली, होमोस्पोरस टेरिडोफाइट और हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे और इनके जो डायग्राम्स दिए हुए हैं उनको समझेंगे टेरिडोफाइट्स के।